नमस्कार दोस्तों। मिस्टर एंड मिसेस अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि हम आपके मन के अंदर के डर को जगाएं और आपको वो एक्सपीरियंस देने की कोशिश करें कि आप थोड़े समय के लिए अपनी रोज़मर्रा की स्ट्रगल, परेशानियाँ, थकान को भूलकर एक पारलौकिक दुनिया के रहस्यों का अनुभव करें। आप इन कहानियों को मनोरंजन के रूप में ही लें, यह हमारी आपसे प्रार्थना है। हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम अपनी कहानियों को जितना हो सके उतना शालीन रखें, ताकि आप इन कहानियों को अपने परिवार के साथ भी बिना किसी झिझक और असहजता से सुन सकें। हमारी आज की कहानी शिवानी की है। उनके साथ जो हुआ, भगवान ना करे किसी के भी साथ हो, लेकिन इस दुनिया में ऐसी असंख्य कहानियां हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मैं आज आपको अपने शब्दों में शिवानी की कहानी सुनती हूँ। वो कहते हैं ना, माता पिता के लिए उनके बच्चे उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं और उनको खोने के डर से ही माता पिता की जैसे जान ही निकल जाती है। वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को खोया होता है, उनके दुख की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं शिवानी, और ये मेरे साथ हुए एक ऐसे दर्दनाक अनुभव की कहानी है जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा नाम शिवानी है और मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली हूँ। बात 15 साल पहले की है। उस समय मैं 21 साल की थी और अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। मेरी बचपन से एक ही इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं, इसीलिए मैं आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। मेरे पिताजी मेरे इस सपने के बारे में जानते थे और उसे पूरे मन से सपोर्ट करते थे, जबकि मेरी माँ चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। पर पिताजी के कहने पर माँ ने भी हाँ बोल दी। मेरे सपनों को तो जैसे हकीकत के पंख लग गए थे और मेरी खुशी का कई ठिकाना नहीं था। मैंने बीएड में एडमिशन ले ली और मेरा कॉलेज घर से थोड़ी दूर पर था। कभी कभी मेरे पिताजी मुझे ऑफिस जाने से पहले मुझे अपनी गाड़ी में कॉलेज ड्रॉप कर देते थे और कभी मैं खुद से ऑटो में चली जाती थी। मेरा कॉलेज में जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं था, तो पिताजी मुझे रोज़ कॉलेज नहीं छोड़ सकते थे। तो उन्होंने यह डिसाइड किया कि वो मेरे लिए किसी ऑटो सर्विस का इंतज़ाम करेंगे जो मुझे सुबह कॉलेज छोड़ दे और कॉलेज के बाद कॉलेज से घर छोड़ दे। एक दिन पिताजी किसी 24-25 साल के एक लड़के के साथ घर के बाहर कुछ बात कर रहे थे। फिर पिताजी ने मुझे आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले, शिवानी, ये विशाल है, पास के ही ऑटो स्टैंड से है, कल से यही तुम्हें कॉलेज छोड़ने और लेने जाएगा। मैंने उस लड़के को नमस्ते बोला और हाँ में सिर हिला दिया और घर के अंदर आ गई। अगले दिन सुबह ठीक 8:30 पर विशाल मुझे लेने घर पर आ गया और घर के बाहर ऑटो का हॉर्न बजाता है। मैं घर से निकलकर ऑटो में बैठ गई और कॉलेज आने पर विशाल को थैंक यू बोलकर अंदर कॉलेज में चली गई। मेरा कॉलेज 4:30 पर ख़त्म होता था और जैसे ही मैं कॉलेज के गेट के बाहर आई तो बाहर विशाल अपने ऑटो में इंतज़ार कर रहा था। मैं चुपचाप ऑटो में बैठ गई और विशाल ऑटो चलाने लगा। घर आने पर मैंने विशाल का धन्यवाद किया और घर में चली गई। इसी तरह विशाल रोज़ मुझे घर से कॉलेज और कॉलेज से घर छोड़ता था। इसी तरह 3 महीने बीत गए। वैसे तो विशाल हमेशा चुप रहता था और मैं भी जब तक ज़रूरी न हो कोई बात नहीं करती थी। पर मैंने नोटिस किया कि विशाल हमेशा बैक व्यू मिरर से मुझे ही देखता रहता था। पहले तो मैंने इग्नोर किया, पर धीरे धीरे उसने मिरर में देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया, जैसे कि वो जानता था कि मैं उसे देख रही हूँ। मुझे बहुत ही असहज महसूस होने लगा, तो एक दिन मैंने हिम्मत करके विशाल से कहा, तुम सड़क पर देखकर ऑटो चलाओ, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। इस पर विशाल जैम जाता है और आगे देखकर ऑटो चलाने लगता है। अगले दिन फिर वो बैक मिरर में मुझे देख रहा था। मुझे अब असहजता के साथ गुस्सा आने लगता है और मैं खींचकर उससे बोलती हूँ, अगर इसी तरह पीछे देखते हुए ऑटो चलाओगे तो पक्का एक्सीडेंट हो जाएगा और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि तुम इस तरह मुझे देखते रहते हो। इस पर विशाल ऑटो सड़क के किनारे रोक देता है और मेरी तरफ देखकर बोलता है, शिवानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम भी अंदर ही अंदर मुझे चाहती हो। उसकी ये बात सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और उसे चिल्लाते हुए कहती हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने यह सोचा भी कैसे मैं तुम जैसे आदमी को चाह सकती हूँ? कम से कम ये तो सोच लेते, कहाँ तुम और कहाँ मैं पिताजी से बोल दूंगी और कल से मुझे लेने मत आना।
ये बोलकर मैं ऑटो से उतर जाती हूँ। घर आकर मैं पिताजी को सारी बात बताती हूँ और उन्हें भी विशाल पर बहुत गुस्सा आता है। उस दिन के बाद पिताजी ही मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए जाने लगे। कॉलेज के बाद मैं खुद से किसी दूसरे ऑटो पर घर वापस आ जाती थी, लेकिन मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि विशाल मेरा पीछा कर रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। अब मैंने पिताजी को मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए मना कर दिया और अपने आप से जाने लगी। कुछ दिन तो नॉर्मली बीत जाते हैं और एक दिन जब मैं कॉलेज के बाद ऑटो का इंतज़ार कर रही थी कि तभी विशाल मेरे पास आता है और बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरा क्या कसूर है? मैंने तो बस तुमसे प्यार ही तो किया था। अगर तुम किसी बात से मुझसे नाराज़ हो तो बता दो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे चाहती हो, बस इजहार नहीं कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, देखो विशाल, तुम्हें बस गलतफहमी हो गई है। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल मेरी पढ़ाई पूरी करना है और मैं इस सब फालतू की बातों के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। तो तुम अपने दिमाग से भी यह बात निकाल दो। तुम एक अच्छे लड़के हो, बस अपने काम पर फोकस करो। अपने परिवार के बारे में सोचो। तुम्हारे 3 छोटे भाई बहन हैं, उनके बारे में सोचो। और प्लीज़ मेरा पीछा करना छोड़ दो। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये बोलते ही मैंने एक ऑटो को रोका और घर चली गई। विशाल वहीं खड़ा रहा, पर उस दिन के बाद हालात और भी बदतर हो गए। अब तो विशाल हर जगह मेरा पीछा करने लगा। मुझे आने वाले किसी खतरे का एहसास हो रहा था कि जिस तरह से विशाल का पागलपन बढ़ता जा रहा है, मैं ज़रूर किसी दिन बड़े खतरे में पड़ जाऊंगी। मैं पिताजी को कुछ नहीं बोलना चाहती थी। पता नहीं वो गुस्से में क्या करें, और माँ को तो कोई बहाना चाहिए था कि वो मेरा कॉलेज छुड़वा दें। बस यही सोचकर मैं रुक जाती हूँ। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और मैं सोचती हूँ, करने दो विशाल को मेरा पीछा। मैं उसके कारण अपनी पढ़ाई को क्यों इफेक्ट होने दूं? एक शाम जब मैं छत पर टहल रही थी, मैंने नीचे सड़क पर देखा कि विशाल वहीं खड़ा मुझे छत पर देख रहा था। मैं नीचे अपने रूम में आ गई। फिर कुछ दिन बाद रात को मैंने विशाल को घर के बाहर देखा। कुछ दिन नोटिस किया तो मुझे पता लगा कि वह दिन रात मेरे आसपास ही रहता है और यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। फिर एक दिन तो हद हो गई। मेरे कॉलेज में कुछ दिन छुट्टियां थीं और मैं सारा दिन घर पर ही रहती थी। एक रात मैं सो रही थी, तभी मुझे एक आहट महसूस हुई। मैंने जब गौर से सुना तो लगा मेरे कमरे के बाहर कोई चल रहा है। मैंने जब खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ विशाल था, जो मेरे कमरे में आने की कोशिश कर रहा था। मैंने जोर से चीखना शुरू कर दिया। मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर माँ, पिताजी और मेरा छोटा भाई अमन भागकर मेरे कमरे में आ गए और पूछने लगे, क्या हुआ? मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। मैंने बस हाथ से अपनी खिड़की से बाहर इशारा कर दिया। अमन दौड़कर बाहर गया, पर वहां पर कोई भी नहीं था। विशाल अब तक चला गया था। मैंने अपने पिताजी को सारी बात बताई तो वो गुस्से में तमतमा कर बोले, उसकी ये हिम्मत! पहले तो मैंने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया था, ये सोचकर कि वो खुद समझ जाएगा, पर लगता है कि उसका कोई इलाज करना पड़ेगा। सुबह होते ही पिताजी अपने एक दोस्त, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, उससे मिलने चले जाते हैं। बाद में पुलिस विशाल को अरेस्ट कर लेती है। पिताजी का दोस्त उनसे बोलता है, प्रकाश, तुम घर जाओ। इसके जैसे मजनू मैंने बहुत देखे हैं और मुझे इनका इलाज करना आता है। कुछ दिन लॉकअप में रहेगा तो आशिकी का सब भूत उतर जाएगा। पिताजी अपने दोस्त का धन्यवाद करके घर आ जाते हैं। पुलिस कुछ दिन विशाल को लॉकअप में ही रखती है और बाद में वार्निंग के साथ छोड़ देती है। हम सोच रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर हुआ सब उसके विपरीत। रविवार को जब मैं माँ के साथ मंदिर गई तो विशाल ने मंदिर तक हमारा पीछा किया और मंदिर पहुँचने पर हमारा रास्ता रोक लिया। माँ ने कहा, ये क्या बदतमीजी है? लगता है कि तुम्हारा दिमाग अभी भी ठिकाने नहीं लगा। छोड़ो, हमारा रास्ता नहीं तो अच्छा नहीं होगा। विशाल ने माँ को पूरी तरह से अनसुना किया और मेरी ओर बढ़ गया और बोला, शिवानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्लीज़ मेरी बात एक बार सुन लो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम भी मुझे प्यार करती हो ना? बस एक बार हाँ बोल दो। माँ ने विशाल को रोकने की कोशिश की तो उसने माँ को धक्का दे दिया। ये देखकर मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया।
और मैं एक जोरदार चांटा विशाल को रसीद कर देती हूँ और जोर से बोलती हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें कोई प्यार व्यार नहीं करती। कब से मेरे पीछे पड़े हो, हर तरह से तुम्हें समझाकर देख लिया, पर तुम इतने मूर्ख हो, एक छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती। 1 मिनट के लिए तुम्हारे और मेरे फाइनेंशियल स्टेटस को भूल भी जाए, पर कभी तुमने शीशे में अपनी शक्ल देखी है? अगर देखी होती तो समझ जाते क्यों मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और तुम कह रहे थे कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो एक काम करो, किसी कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दो, तो हम दोनों को ही शांति मिल जाएगी। भगवान के लिए मेरी जिंदगी से चले जाओ। वहां पर बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। मैंने माँ को उठाया और वापस घर चली गई। घर आकर मैंने सारी बात पिताजी और मेरे भाई को बताई। मेरा भाई अमन, जो को 20 साल का है, गुस्से में घर से बाहर निकल गया। मैं उसके पीछे भागी, पर वो नहीं रुका। वहां से वो अपने कुछ दोस्तों के साथ विशाल को ढूंढता है और फिर उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर बुरी तरह से मारता है। उस दिन के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। न तो अब विशाल मेरा पीछा कर रहा था और न ही हम में से किसी ने भी उसे दोबारा देखा था। एक दिन सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर हम नाश्ता कर रहे थे तो पिताजी को उनके पुलिस ऑफिसर दोस्त का फोन आता है। वो बताते हैं कि विशाल ने कल रात हाईवे पर एक तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक को अपने ऑटो से टक्कर मार दी और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, पर किसी को भी उससे कोई सांत्वना नहीं थी। मुझे उसके मरने का अफसोस होता है और मैं कहीं ना कहीं अपने को ही जिम्मेदार मान रही थी। टीचर बनने का सपना, जो कि मेरे जीवन का लक्ष्य था, अब मेरी उसके कोई रुचि नहीं थी। विशाल के मरने का गिल्ट मेरी जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा था। मैंने कॉलेज जाना अब बंद कर दिया था और दिन भर अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। मेरी सेहत भी दिन ब दिन खराब हो रही थी। मेरे घर वालों ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन मेरी मौसी सरला, जो मेरे बहुत करीब थी, वो कटनी से हमारे घर आती है। मेरी यह हालत देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। जब उन्हें सारी बात का पता चलता है तो वो पूछती हैं कि पहले उन्हें क्यों नहीं बताया। तो मेरी माँ बोलती हैं कि उन्हें तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि शिवानी इस तरह डिप्रेशन में चली जाएगी। कुछ दिन सरला मौसी वहीं पर हमारे घर पर रहती है। सरला मौसी वैसे तो बहुत मजाकिया है और उनके हमारे साथ रहने से घर में एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगता है, खासकर मुझ पर। एक दिन मौसी पूछती है, शिवानी, अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? क्या अब वापस कॉलेज जाना है या यहीं घर पर ही रहने का विचार है? मैं जवाब देती हूँ, मौसी, अब जब आपने पूछा है तो सच में कहूँ, मैंने इस बारे में कुछ भी सोचा नहीं है। पता नहीं क्या करूँ, बस इस कमरे से निकालने का मन ही नहीं करता। सरला मौसी कहती है, जो हुआ उसके लिए तुम अपने आप को दोष मत दो। जो विधि का विधान है वो तो होकर ही रहता है। तुम कब तक अपनी लाइफ को इस तरह से बर्बाद करोगी? और सच में पूछो तो वो लड़का कमज़ोर था कि उसने इस तरह से अपनी जान ले ली। अब उसके इस पागलपन के लिए तुम अपने आप को दोष दे रही हो, वो तो ठीक नहीं है। मैंने कहा, शायद आप ठीक कह रही हैं मौसी, पर अब मैं आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकती। मेरा मन अब भर गया है। इस पर मौसी बोलती है, ठीक है, कुछ दिन मेरे साथ कटनी चल, आबो हवा बदल जाएगी। गुड्डी तुझे बहुत याद करती है, वो भी यहाँ आना चाहती थी, पर उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो नहीं आई। घर के बाकी लोग भी तुम सबको बहुत याद करते हैं। मैं हाँ में सिर हिला देती हूँ। 4-5 दिन सरला मौसी हमारे साथ रुकती है और मैं उनके साथ कुछ दिनों के लिए कटनी चली जाती हूँ। मेरे मौसाजी एक बैंक में मैनेजर हैं और 1-2 साल में रिटायर्ड होने वाले हैं। घर में सरला मौसी का बड़ा बेटा संदीप भैया, उनकी नवविवाहित पत्नी श्रद्धा, उनकी छोटी बेटी गरिमा उर्फ गुड्डी उनके साथ रहते हैं। सब मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं। गुड्डी, जो कि 2 साल मुझसे छोटी है, मुझे देखते ही भागकर गले लगा लेती है। श्रद्धा भाभी और संदीप भैया मुझे प्यार से गले लगा लेते हैं। बहुत ही अपनेपन का माहौल था। सरला मौसी, श्रद्धा भाभी और गुड्डी सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। संदीप भैया एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जबकि श्रद्धा भाभी पहले उसी कंपनी में काम करती थीं, अब फुल टाइम हाउसवाइफ हैं। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद मैं अच्छा महसूस करती हूँ और विशाल का हादसा जैसे कि मेरे दिमाग से निकल गया था।
मैं फिर से हंसने लगी थी। फिर एक दिन संदीप भैया की कंपनी की कोई पार्टी होती है। भैया सभी को साथ चलने के लिए बोलते हैं। पार्टी किसी फार्म हाउस में हो रही थी। मौसी और मौसाजी तो चलने से मना कर देते हैं, तो मैं, गुड्डी और श्रद्धा भाभी संदीप भैया के साथ पार्टी में चलते हैं। पार्टी शहर के बाहर एक बड़े से फार्म हाउस में थी। संदीप भैया हम सबको अपने बॉस और को वर्कर्स से मिलवाते हैं। वहीं मेरी मुलाकात संदीप भैया के कॉलीग कबीर से होती है। कबीर देखने में ठीक ठाक था, पर उसमें एक अजीब सी कशिश थी। जैसा उनका व्यक्तित्व था, बोलचाल का ढंग, कोई भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। वो बहुत ही सुलझे हुए और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। मैं अपने आप उनकी तरफ खींची महसूस करने लगी। उनकी बातों से लग रहा था कि वो भी मुझे पसंद करने लगे हैं। बातों बातों में शाम कैसे निकल गई पता ही नहीं चला। गुड्डी पास में सब कुछ देख रही थी और मुझे चिढ़ा रही थी, जबकि श्रद्धा भाभी बस मुस्कुरा रही थीं। देर रात को जब हम पार्टी से वापस आए तो भैया और भाभी अपने कमरे में चले गए और मैं गुड्डी के साथ उसके कमरे में आ गई। पर गुड्डी तो जैसे मेरे पीछे पड़ गई थी और पूछती है, कबीर तुम्हें कैसा लगा? काफ़ी इम्प्रेसिव लड़का है। मैं चिढ़ते हुए जवाब देती हूँ, ठीक है, कुछ खास नहीं, पर हाँ लड़का अच्छा है। क्या तुम्हें पसंद है? तो गुड्डी कहती है, हाँ मुझे तो बहुत पसंद है, पर अपने जीजू की तरह। इस पर मैं शर्माते हुए जवाब देती हूँ, चल पागल, कुछ भी बोलती है। और वो हंसने लगती है। फिर एक शाम कबीर संदीप भैया के साथ घर आता है। श्रद्धा भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उनके लिए चाय और स्नैक्स लेकर आती हूँ। कबीर मुझे देखकर हेलो बोलते हैं और मैं भी हेलो में जवाब देती हूँ। फिर अपने कमरे में चली जाती हूँ। कबीर बाहर बैठक में संदीप भैया से बातें करने लगता है। कुछ देर बाद कबीर संदीप भैया से बोलता है, संदीप, हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं और तुझे मेरे बारे में सब कुछ पता है। भाई, मुझे तेरी कजिन शिवानी अच्छी लगती है। अगर तुझे कोई एतराज़ ना हो, मैं शिवानी से शादी करना चाहता हूँ। तुझे तो पता ही है कि मैं पुराने ख्यालों का बंदा हूँ और ये आजकल का रोमांस मेरे सर से निकल जाता है। अगर शिवानी को भी मैं पसंद हूँ तो उसे पत्नी के रूप में पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। संदीप भैया कहते हैं, इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती, पर पहले मुझे शिवानी के मन की बात जाननी होगी। मेरी तरफ से तो कोई ऐतराज नहीं है और माँ और बाबा भी तुम्हें पसंद करते हैं, और अगर शिवानी को भी तुम पसंद हो तो वो दोनों शिवानी के माता पिता से बात कर लेंगे। बस शिवानी हाँ बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन संडे था। भैया की आज छुट्टी थी और वो शाम को बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। भैया ने पहले से ही श्रद्धा भाभी और मौसी से बात कर ली थी कबीर के बारे में, और उन दोनों को कबीर बहुत पसंद था। बस उनको मेरी हाँ का ही इंतज़ार था। शाम को हम सब मॉल जाते हैं। वहीं पर एक रेस्टोरेंट में हम सब डिनर खाते हैं और बातों बातों में श्रद्धा भाभी बोलती है, शिवानी, तुम्हें कबीर कैसा लगा? मैं अचानक उनके ये पूछने से चौंक जाती हूँ और कहती हूँ, वो अच्छा है, पर आप क्यों पूछ रही हैं? इस पर संदीप भैया कहते हैं, असल में कबीर तुम्हें पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। उसने तुम्हारे मन की बात पूछी है। मैं सालों से कबीर को जानता हूँ और उसमें कोई भी बुरी आदत नहीं है। सीधा साधा लड़का है और अच्छे खानदान से बिलोंग करता है। मुझे ये पता है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। इस पर गुड्डी बीच में बोलती है, इट्स डन। शिवानी को कबीर पहले से ही पसंद है। जिस तरह से वो पार्टी में एक दूसरे को देख रहे थे, मैं तो पहले से जानती थी कि मुंडा फंस गया है, और हंसने लगती है। सरला मौसी गुस्से से उसे घूरती हैं और मुझसे पूछती हैं, तुम बताओ शिवानी, क्या तुम्हें कबीर पसंद है? अगर तुम हाँ बोलो तो मैं दीदी और जीजाजी से बात करूं क्या? मैं बस मुस्कुराकर सिर झुका लेती हूँ और गुड्डी फिर से बोलती है, कुड़ी हाँ बोल रही है। सब हंसने लगते हैं। घर आकर सरला मौसी माँ और पिताजी से फ़ोन पर बात करती है। माँ और पिताजी भी बहुत खुश होते हैं। वहीं संदीप भैया कबीर को फ़ोन करके सब बता देते हैं। कबीर भी अपने घर वालों को सब बता देता है। तीनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ रही थी। 2 दिन बाद माँ, पिताजी और अमन कटनी आ जाते हैं। वहीं सरला मौसी कबीर के परिवार से फ़ोन पर सब बात कर लेती है और अगले दिन कुछ रिश्तेदारों की मौजूदगी में मेरी और कबीर की एंगेजमेंट हो जाती है। अगले महीने शादी का मुहूर्त निकलता है। मैं बहुत खुश थी। कबीर सच में ही बहुत अच्छे इंसान थे। फिर कुछ दिन बाद हम सब वापस जबलपुर आ जाते हैं।
घर वाले शादी की शॉपिंग और तैयारियों में लग जाते हैं। देखते ही देखते पूरा महीना बीत जाता है और मेरी कबीर के साथ शादी हो जाती है। शादी के बाद सब बहुत अच्छे से बीत रहा था। घर में कबीर के मम्मी पापा, एक छोटा भाई नकुल और छोटी बहन रिद्धि ही थे। सब लोग मुझे बहुत ही प्यार करते थे। मैं कबीर जैसे पति को पाकर धन्य महसूस कर रही थी। वो बहुत ही केयरिंग और मीठा बोलने वाले व्यक्ति हैं। और मम्मी जी तो जैसे मुझे किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। पापा ने तो मुझे मेरे पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। नकुल और रिद्धि तो जैसे सारा दिन मेरे आगे पीछे ही रहते थे। ऐसा परिवार पाकर मैं सच में बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहता है और कुछ महीनों के बाद मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। ये बात मैं सबसे पहले कबीर को बताती हूँ और उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो मम्मी जी और पापा जी नकुल और रिद्धि को ये बताते हैं और सब खुशी से झूम जाते हैं। मम्मी जी माँ और सरला मौसी को फोन पर ये खुशखबरी देती हैं। सब बहुत खुश थे। 2-4 दिन के बाद माँ, पिताजी और अमन भी कटनी आ जाते हैं। सब एक दूसरे से मिलकर बधाइयाँ देते हैं। तो यह तय होता है कि गोद भराई की रस्म के बाद मैं अपने मायके चली जाऊंगी, जैसे कि पहला बच्चा मायके में ही होता है। कुछ दिनों में गोद भराई के बाद मैं अपने माँ पिताजी के साथ वापस जबलपुर आ जाती हूँ। कुछ हफ्तों के बाद मैं एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती हूँ। उसका नाम रोहन रखते हैं। रोहन देखने में बहुत खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, मनमोहन मुस्कान होती है। सब लोग बहुत खुश थे और घर खुशियों से भर गया था। पर किसे पता था कि वो खुशियां जल्दी ही मातम में बदलने वाली हैं। कुछ दिन बाद हम सब नन्हे रोहन को लेकर वापस कटनी आ जाते हैं। घर खुशियों से भरा था और हर कोई बहुत ही खुश था। नकुल और रिद्धि की तो जैसे जान ही बसती थी रोहन में। मम्मी जी हर समय मेरा और रोहन का ख्याल रखती थीं। समय के साथ साथ रोहन 1 साल का हो गया और उसने थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर दिया था और मम्मी और डैडी बोलना सीख लिया था। नकुल और रिद्धि उसे चाचू और बुआ बोलना सिखा रहे थे। हमारी जिंदगी हंसी खुशी से चल रही थी। मैं भी अतीत में हुए सब बुरे दिनों के बारे में भूल गई थी। हमारा यह संसार बहुत ही सुखी संसार था। एक ही शहर में होने के कारण मौसी का परिवार अक्सर हमारे घर आता रहता था और संदीप भैया तो कबीर के दोस्त भी थे, तो वो और श्रद्धा भाभी हमें मिलते रहते थे। और इसी दौरान श्रद्धा भाभी ने भी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। किसी ने भी सपने में यह नहीं सोचा था कि हमारी खुशियों को जल्दी ही ग्रहण लगने वाला था। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन मम्मी जी कहती हैं, शिवानी जरा देखना, रोहन कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं रोहन को चेक करती हूँ और उसे थोड़ा बुखार था। मैं कबीर को कहती हूँ कि रोहन को थोड़ा बुखार है। हम उसे बुखार की दवाई दे देते हैं और कुछ समय में बुखार उतर जाता है। बात आई गई हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों को अक्सर खांसी जुकाम और बुखार होता ही रहता है। 3-4 दिन बाद रोहन को फिर से बुखार हो गया। इस बार भी बुखार काफ़ी कम था। मैं कबीर से कहती हूँ, रोहन को फिर से बुखार हो गया है, क्या एक बार डॉक्टर को दिखाएं? कबीर रोहन के पास जाकर देखता है। बुखार काफ़ी कम था तो वो बोलते हैं, बुखार तो काफ़ी कम है, वैसे भी मौसम बदल रहा है, तुम अभी कोई मेडिसिन देकर देख लो, अगर फिर से बुखार चढ़ता है तो हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। मैं फिर से मेडिसिन दे देती हूँ और कुछ देर में बुखार फिर से उतर जाता है। अगली रात को करीब 1 बजे मेरी नींद खुलती है तो मैं रोहन को चेक करती हूँ। उसे बहुत तेज़ बुखार था। मैं जल्दी से कबीर को उठाती हूँ। कबीर भी जल्दी से रोहन को छू कर देखते हैं। सच में बुखार काफ़ी तेज़ था। हम दोनों रोहन को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी में दाखिल कर लिया। हम दोनों की तो जैसे सांसें ही रुक गई थीं और हम दोनों बस टकटकी लगाकर इमरजेंसी रूम की तरफ ही देख रहे थे। इतने में मम्मी जी और पापा जी भी दूसरी गाड़ी में आ जाते हैं और थोड़ी देर में ही संदीप भैया और भाभी भी वहाँ आ जाते हैं। मेरे तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मम्मी जी और श्रद्धा भाभी मेरा ढाढ़स बंधा रही थीं और कबीर बार बार रोहन के बारे में पूछ रहे थे। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हुए बस डॉक्टरों के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आने लगे और उनमें से एक डॉक्टर ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और बोला, वी आर वेरी सॉरी, हम बेबी को बचा नहीं सके। हमारी तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, वहीं ऋषभ तो जड़ हो गए थे।
मम्मी जी अपने आंसू रोकते हुए मुझे तसल्ली दे रही थीं और संदीप भैया पापा जी और कबीर को सांत्वना दे रहे थे। डॉक्टरों ने रोहन की बॉडी हमें हैंडओवर कर दी। हम सब वापस घर आ गए। किसी को पता ही नहीं चला कि अचानक ये सब क्या हो गया। संदीप भैया ने माँ पिताजी को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। उनको भी जैसे शॉक लगा। कोई भी इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। माँ पिताजी और अमन उसी समय गाड़ी लेकर कटनी के लिए निकल जाते हैं और 2 घंटों में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। घर में मातम पसरा हुआ था। सब एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। रोहन दोनों परिवारों का पहला बच्चा था, तो सभी को बहुत दुख हो रहा था। मैं तो जैसे पथरा के रह गई थी और आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर कोई मेरे लिए चिंतित था। अगले दिन रोहन का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी कम आयु के बच्चे को जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया जाता है। अपने पहले ही बच्चे को खोने के बाद मेरा तो इस दुनिया से मन भर गया था। जैसे कि मैंने इस सब से किनारा करके अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली थी, रोहन की यादों के साथ। कुछ दिन में सब रिश्तेदार वापस चले जाते हैं। घर पर मम्मी जी और नकुल और रिद्धि मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। वहीं कबीर मेरे लिए बहुत चिंतित थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि मैं किस दशा से गुजर रही हूँ। कबीर मुझसे कहते हैं, रोहन के जाने का दुख तो मुझे भी है, पर हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। मम्मी पापा, नकुल और रिद्धि सब तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हैं। तुम्हें हम सबके लिए मजबूत बनना होगा। होने के आगे भी क्या किसी की चलती है? मैं कोई भी जवाब नहीं देती, बस चुपचाप अपने बेड पर लेटी रहती हूँ। दिन बीतते गए और धीरे धीरे सब नियति को मानकर अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो जाते हैं। पर मैं अभी भी रोहन की कमी महसूस कर रही थी और अचानक कभी कभी मेरे आंसू छलक आते थे। मुझे ये अच्छी तरह से मालूम था कि रोहन हमें छोड़कर जा चुका है, पर एक माँ का दिल इसे इतनी जल्दी मान नहीं सकता था। बस मुझे रोहन चाहिए था और कुछ नहीं। दिन दिन करते समय बीतता गया और मैं अनमने ढंग से घर में व्यस्त हो जाती हूँ, पर रोहन की सूरत हमेशा मेरी आंखों के सामने आती रहती है। घर की जिम्मेदारियों को भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी। वहीं अंदर से मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। कबीर मेरा मन बहलाने की बहुत कोशिश करते थे, पर जो हुआ उसने मुझे पूरी तरह से बदल के रख दिया था। वहीं नकुल और रिद्धि मेरा ध्यान बदलने की हमेशा कोशिश करते रहते थे। फिर भी अंदर से मैं समय बीतने के साथ और भी दुखी रहने लगी। फिर एक दिन जब मैं रोहन के बारे में सोचकर अपने कमरे में रो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे का तापमान गिर गया है। अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, पर कमरे में कोई नहीं था। मैंने इसे पहले तो इग्नोर कर दिया, फिर लगातार मुझे कमरे में किसी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। मैं पहले तो डर गई, पर अचानक मुझे ख्याल आया कि कहते हैं कि जब कोई आत्मा आपके पास मौजूद हो तो ठंड का एहसास होता है। मेरे मन में पहला ख्याल आया, क्या ये रोहन है जो अपनी माँ की ये हालत देखकर खींचा चला आया? मुझे ये सोचकर ही सुकून की अनुभूति होने लगी कि तभी रिद्धि कमरे में आ जाती है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। रिद्धि मुझे कहती है, भाभी, मुझसे ये मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? मैं जैसे नींद से जागी और रिद्धि को अपने पास बिठा लेती हूँ और पढ़ाई में उसकी मदद करने लगती हूँ, पर मेरे दिमाग में जो कुछ हुआ वहीं चल रहा होता है। शाम के 5 बज रहे थे तो मुझे ख्याल आता है, मम्मी जी और पापा जी की चाय का समय हो गया है। मैं जल्दी में रसोई में जाकर चाय बनाती हूँ। उन दोनों के साथ साथ मैं अपने लिए भी चाय बना लेती हूँ। बहुत दिनों के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। रोहन के जाने के बाद तो जैसे मेरा मन किसी चीज़ के लिए नहीं होता था। मैं 3 कप चाय बना के बाहर गार्डन में मम्मी जी और पापा जी के साथ ही चाय पीती हूँ। दोनों मम्मी जी और पापा जी को ये अच्छा लगता है कि मैं बहुत समय के बाद उनके साथ ऐसे बैठी हूँ। वो सोचते हैं धीरे धीरे मेरे जख्म भर रहे हैं। रात को 8 बजे कबीर भी ऑफिस से आ जाते हैं और वो भी मुझ में कोई फ़र्क महसूस करते हैं। हम सब साथ में ही डिनर करते हैं। डिनर के बाद हम अपने कमरे में आ जाते हैं और थोड़ी देर बातें करने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन कबीर के ऑफिस जाने के बाद मैं जल्दी से घर का काम निपटा देती हूँ और अपने कमरे में आराम करने चली जाती हूँ। मैं मन ही मन में ये सोच रही थी कि काश कल की तरह मैं फिर से रोहन की मौजूदगी महसूस करूं, पर ऐसा कुछ नहीं होता और इंतज़ार करते करते मेरी आंख लग जाती है
और सपने में मुझे रोहन दिखाई देता है और वो मुझसे कहता है, माँ मैं आ गया हूँ, आप अब दुखी मत होना। इतने में मेरी नींद खुल जाती है। मैं घड़ी में टाइम देखती हूँ। शाम की 6:30 हो चुके थे। मैं कमरे में अपने वॉशरूम में जल्दी से मुंह हाथ धोकर बाहर निकलती हूँ। पापा जी बैठक में टीवी पर कुछ न्यूज़ देख रहे थे और मम्मी जी किचन में कुछ बना रही थीं। मैं जल्दी में रसोई में जाती हूँ और मम्मी जी से बोलती हूँ, मम्मी जी, सॉरी पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। अपने चाय तो पी ली है ना? मम्मी जी कहती हैं, बेटा तू हमारी फिक्र मत कर, हमने चाय पी ली है। दरअसल मैं तेरे लिए भी चाय लेकर तेरे रूम में आई थी, पर तू सो रही थी, इसीलिए मैंने तुझे डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं जवाब देती हूँ, मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आंख लग गई थी। आप बैठिए, मैं डिनर बनाती हूँ। वैसे भी उनके आने का टाइम हो रहा है और आपको तो पता ही है उन्हें घर आते ही जोर से भूख लगती है। मम्मी जी मुस्कुराती हैं और किचन से बाहर चली जाती हैं। मम्मी जी के बाहर जाने के बाद मैं खाना बनाने लग जाती हूँ। तभी अचानक से रसोई में ठंड बढ़ जाती है। जब मुझे इसका एहसास होता है तो मैं चारों तरफ देखने लगती हूँ, पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर मैं धीरे से बोलती हूँ, रोहन क्या ये तुम हो? कुछ भी नहीं होता और ना ही कोई जवाब आता है। मैं फिर से पूछती हूँ, रोहन क्या तुम यहाँ पर हो? तभी एक चम्मच नीचे गिर जाता है। मैं एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ और फिर से पूछती हूँ, रोहन क्या तुमने ये चम्मच गिराया? तभी एक और चम्मच गिर जाता है। आवाज सुनकर नकुल भागता हुआ किचन में आता है और पूछता है, भाभी आप ठीक तो हो ना? कुछ गिरने की आवाज आई थी। मैं जवाब देती हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, बस एक चम्मच गिर गया था। नकुल ये सुनकर बाहर चला जाता है। किचन का तापमान फिर से नॉर्मल हो गया था। मेरे अंदर एक अनजानी सी खुशी आ जाती है कि रोहन वापस आ गया है। मैं जल्दी से खाना बनाकर बाहर आ जाती हूँ और इतने में कबीर भी ऑफिस से आ जाते हैं। मैं उन्हें बोलती हूँ, आप आ गए, अब जल्दी से फ्रेश अप होके आ जाइए, आपके फेवरेट मटर पनीर बनाए हैं। कबीर मेरी आवाज़ में ये बदलाव देखकर बहुत खुश होते हैं। बहुत दिनों बाद उन्होंने मेरी आवाज़ में कुछ खुशी महसूस की थी। वो जल्दी से फ्रेश अप होकर डिनर टेबल पर आ जाते हैं और खाना खाते हैं। डिनर के बाद कबीर नकुल और रिद्धि से पूछते हैं, आइसक्रीम खाने चलें? दोनों चहकते हुए जवाब देते हैं, यस लेट्स गो। कबीर मेरी तरफ देखते हैं तो मैं जवाब देती हूँ, मैं अभी 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। कबीर मम्मी जी की तरफ देखते हैं और वो मुस्करा रही होती है। उस रात मैं कितने दिनों के बाद शाम को उनके साथ बाहर गई। घर में सबको इत्मीनान था कि शायद सब ठीक हो रहा है, लेकिन ये तो भविष्य में आने वाले तूफान की आहट थी। उस रात सबने बहुत एंजॉय किया। घर आकर भी नकुल और रिद्धि धमा चौकड़ी मचा रहे थे। घर एक बार फिर से जीवंत लग रहा था। अगले दिन में जल्दी से घर का काम निपटाकर अपने कमरे में आ गई। अभी दोपहर के 2 ही बजे थे तो मम्मी जी और पापा जी की चाय में वक्त था। सच पूछो तो मैं सच में उम्मीद कर रही थी कि रोहन अभी फिर से आ जाए। वैसे तो मैं पढ़ी लिखी थी, पर इस समय मेरा मन मेरे दिमाग पर हावी हो रहा था कि कोई मर कर भी कैसे वापस आ सकता है, और अगर वो आ भी गया तो बस एक आत्मा या भूत ही है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। इस सब को इग्नोर करके मैं रोहन का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद कमरे का तापमान गिर गया तो मुझे ये यकीन हो गया कि रोहन आ गया था। मैंने धीरे से कहा, रोहन तुम आ गए? कमरे की लाइट अचानक झपकने लगती है। मैं फिर से बोलती हूँ, रोहन क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? एक बार फिर से लाइट्स झपकती है। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मैं रोहन की आत्मा से पूछती हूँ, क्या तुम मेरे सामने आ सकते हो? लाइट्स 2 बार झपकती हैं तो मैं पूछती हूँ, इसका मतलब नहीं है क्या? लाइट्स एक बार फिर से झपकती है। मैं सोचती हूँ, अगर एक बार लाइट झपके इसका मतलब है हाँ, अगर 2 बार झपके तो इसका मतलब है ना। फिर भी मैं रोहन से बात कर सकती थी, यही मेरे लिए काफ़ी था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और मैं फिर से खुश रहने लगती हूँ। घर वाले भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं, खासकर कबीर। वो तो मुझे दोबारा स्माइल करने के लिए तरस रहे थे। अगर उन्हें मेरी इस खुशी का कारण पता होता तो वो खुश होने की जगह परेशान हो जाते, इसीलिए मैं उनसे कुछ भी नहीं कहती। एक रात फिर से रोहन मेरे सपने में आता है और कहता है, मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। आप डैडी को अभी मेरे बारे में कुछ नहीं बताना।
मैं समय आने पर आपको बता दूंगा कि क्या करना है। तभी मेरी नींद खुल जाती है। वो सपना एकदम से असली लग रहा था, जैसे रोहन सच में बातें कर रहा हो। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कबीर पूछते हैं, मेरा ख्याल है अब हमें फिर से एक और बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए, तुम क्या कहती हो? ये सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हूँ। तो इस पर कबीर कहते हैं, कोई जल्दी नहीं है, बस पूछ रहा था। तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकती हो। इसके बाद मेरा माथा चूमकर मुझे बाहों में ले लेते हैं और अचानक कमरे की लाइटें तेजी से झपकने लगती हैं। कबीर कहते हैं, ये क्या हुआ? लगता है वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है। मुझे महसूस होता है कि ये रोहन है और पहली बार मुझे डर का एहसास होता है। रात को दोबारा रोहन मेरे सपने में आता है और बोलता है, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए कोई और भाई बहन लाएं, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूँ। ये बोलते ही रोहन की आंखें लाल हो जाती हैं और उसका चेहरा भी बदलने लगता है। वो कहता है, अगर आप चाहती हैं कि मैं हमेशा आपके साथ ही रहूं, तो आप कुछ सिंदूर को हवा में उड़ा देना और बोलना तुम मेरे शरीर में आ सकते हो। तब तक मैं अब आपसे मिलने नहीं आऊँगा। मेरी अचानक नींद खुल जाती है और मेरा सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कबीर भी जाग जाते हैं और पूछते हैं, शिवानी, तुम ठीक तो हो ना? कोई बुरा सपना देखा क्या? मेरा दिल कर रहा था कि कबीर को सब कुछ बता दूं, पर मैं चुप रह जाती हूँ और उनसे कहती हूँ, जी एक बहुत बुरा सपना था। वो वापस में मुझे अपनी बाहों में भर लेते हैं और मैं फिर से सो जाती हूँ। अगले दिन रोज की तरह मैं घर के काम निपटाकर अपने कमरे में चली जाती हूँ और रोहन का इंतजार करने लगती हूँ। पर रोहन अभी नहीं आया था। मैं धीरे से रोहन को पुकारती हूँ, पर कोई जवाब नहीं आया। इंतजार करते करते 5 कब बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मैं किचन में जाकर मम्मी जी और पापा जी के लिए चाय बनाती हूँ। फिर रात के खाने को बनाने लगती हूँ और मन में उदास रहती हूँ कि आज रोहन नहीं आया। रात को जल्दी ही हम सो जाते हैं। अगले दिन फिर मैं जल्दी से घर का काम निपटाकर अपने कमरे में आ जाती हूँ और रोहन का इंतज़ार करने लगती हूँ, और फिर से रोहन नहीं आया। मेरी बेचैनी बढ़ने लगती है। ऐसे ही 5-6 दिन और बीत जाते हैं। मेरा मन फिर से उदासी से भर गया। कबीर ये सब महसूस करते हैं और मुझसे पूछते हैं, क्या हुआ शिवानी, सब ठीक तो है ना? मेरे सब्र का जैसे बांध टूट जाता है और मैं उनको सब बता देती हूँ कि किस तरह बीते दिन रोहन ने मुझसे संपर्क किया और कैसे मैं उससे बात कर रही हूँ। ये सब सुनने के बाद कबीर एक पल के लिए चौंकते हैं और फिर कुछ संभल के बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है। रोहन हमें छोड़कर जा चुका है और अब वो वापस लौट के नहीं आ सकता। मैं अपनी बात पर अटल थी तो वो बोलते हैं, अच्छा, अगर ऐसा है तो अभी रोहन को बुलाओ, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। मैं फिर रोहन को पुकारती हूँ, पर कोई जवाब नहीं आता और न ही लाइट्स झपकती है। इस पर कबीर कहते हैं, तुम प्लीज इस बारे में मत सोचो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। रोहन जा चुका है और हम सब के लिए यही अच्छा होगा। तुम जल्द से जल्द ये सच्चाई मान लो। कब तक पुरानी बातों में खोई रहोगी? उनकी बात सुनकर मैं चुप हो जाती हूँ और सोने की कोशिश करती हूँ। फिर एक बार रोहन मेरे सपने में आता है और बोलता है, मैंने तुमसे बोला था कि किसी को इस बारे में नहीं बताना, तो फिर तुमने क्यों इस बारे में बात की? रोहन की आवाज़ बिल्कुल से भी मासूम बच्चे की तरह नहीं लग रही थी और ऐसा लगता है को कोई आदमी डरावनी आवाज़ में बोल रहा था। मैं सपने में ही बोलती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं क्या करूँ, तुम इतने दिन आए ही नहीं। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आगे से किसी को भी नहीं बोलूँगी। इस पर रोहन का चेहरा और भी डरावना हो जाता है। नहीं, मैं अब वापस नहीं आऊँगा। इस पर मैं कहती हूँ, देखो ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। यह सुनकर रोहन शैतानी हंसी के साथ बोलता है, कुछ भी? मैं जवाब देती हूँ, हाँ कुछ भी। इस पर रोहन कहता है, तो ठीक है, अभी सिंदूर लो और उसे हवा में उड़ा दो और बोलो तुम मेरे शरीर में आ सकते हो। उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे ही साथ रहूँगा। ये बोलकर रोहन जोर जोर से किसी मर्द की तरह डरावनी आवाज़ में हंसने लगता है और मेरी नींद खुल जाती है और मैं बदहवास ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाती हूँ और सिंदूर की डिबिया से सिंदूर हाथ में लेकर हवा में उड़ा देती हूँ और कहती हूँ,
तुम मेरे शरीर में आ सकते हो। मेरे ऐसा बोलते ही मुझे एक झटका लगता है और मैं धम से ज़मीन पर गिर जाती हूँ और कबीर की आंख भी खुल जाती है और वो मुझे ज़मीन पर गिरा देखकर उठाकर बेड में लेटा देते हैं और मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारते हैं और मेरी आंखें खुल जाती हैं। वो पूछते हैं, क्या हुआ शिवानी, तुम ऐसे बेहोश कैसे हो गई? मैंने जवाब दिया, पता नहीं क्या हुआ। ज़मीन पर गिरे सिंदूर को देखकर बोलते हैं, ये सिंदूर ज़मीन पर क्यों गिरा है? मुझे कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ और मैं जवाब देती हूँ, पता नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ये सुनने के बाद कबीर ज़्यादा जोर नहीं देते और बेड में आकर सो जाते हैं। सुबह जब वो जागते हैं तो देखते हैं कि मैं अभी तक सो रही थी, जबकि मैं हर सुबह 5 बजे से पहले उठकर पूजा पाठ करके नाश्ता बनाने लग जाती थी। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ लगाया और मुझे सोने दिया। बाहर बैठक में पापा जी अखबार पढ़ रहे थे और मम्मी जी नाश्ता बना रही थीं। कबीर को देखकर वो पूछती हैं, शिवानी की तबीयत तो ठीक है? वो कभी भी इतनी देर तक नहीं सोती। इस पर कबीर बताते हैं, वैसे तो शिवानी ठीक लग रही है, पर कल रात को अचानक बेहोश हो गई थी, शायद इसी कारण अभी तक सो रही है। आप उसे चेक करते रहना, अगर उसकी तबीयत कुछ खराब हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। मम्मी जी हाँ में सिर हिलाती हैं। नाश्ता करके कबीर ऑफिस चले जाते हैं। मेरी नींद सुबह 10 बजे खुलती है और मेरा सिर बहुत ही भारी हो रहा था। मैं जल्दी से नहाकर बाहर आती हूँ तो मम्मी जी पूछती हैं, बेटा शिवानी क्या हुआ, अब कैसा लग रहा है? मैं जवाब देती हूँ, पता नहीं मम्मी जी सर, कुछ भारी सा हो रहा है। इस पर मम्मी जी कहती हैं, तुम आज आराम करो, घर की कोई टेंशन मत लो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था और मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, तो मैं नाश्ता करने लगती हूँ। नाश्ता 2-3 लोगों के लिए काफ़ी था, पर पता नहीं कैसे मैंने वो सब खा लिया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ और फिर से सो जाती हूँ। दोपहर को मम्मी जी आवाज़ लगती हैं। लंच के लिए तो मैं उठकर टेबल पर बैठ जाती हूँ और फिर सुबह की तरह बहुत सारा खाना खा लेती हूँ। मम्मी जी और पापा जी बड़ी हैरानी के साथ मुझे देखते हैं, पर मैं किसी की परवाह ना करते हुए जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। नकुल और रिद्धि अभी स्कूल में ही थे और मम्मी जी ने उनका भी खाना बनाया था और मैं अकेले ही सभी का खाना खा जाती हूँ तो मम्मी जी टोकते हुए बोलती हैं, बेटा आराम से खाओ, गले में अटक जाएगा। पता नहीं क्यों मैं मम्मी जी को ऐसे देखती हूँ जैसे कोई वहशी जानवर हो और मम्मी जी डर के चुप हो जाती है और पीछे हट जाती हैं। मुझे अब महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने जो किया वो तो मैं सपने में भी सोच नहीं सकती थी। मैं जल्दी से खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती हूँ और मम्मी जी और पापा जी हैरत से मुझे देखते रह जाते हैं। मैं कमरे में आकर फिर से सो जाती हूँ। शाम को जब कबीर ऑफिस से घर वापस आते हैं तो मम्मी जी सारी बात उन्हें बताती है। कबीर बोलते हैं, मम्मी क्या आप छोटी छोटी बातें लेकर बैठ जाती हैं? आपको तो अच्छी तरह से पता है कि पिछले दिनों शिवानी पर क्या बीती है, तो इंसान के बिहेवियर में कुछ बदलाव आ ही जाता है। वैसे वो अब कैसी है? मम्मी जी कमरे की तरफ इशारा करके बताती हैं, वो सुबह से ही कमरे में है, बस लंच के लिए बाहर आई थी। कबीर बेडरूम में आते हैं और मुझे हाथ लगाकर उठाने लगते हैं। तभी मैं एक गुर्राने की आवाज़ करती हूँ और बोलती हूँ, मत छू मुझे, चला जा यहाँ से। कबीर हैरानी से मुझे देखते हैं, पर मेरी आंखें बंद थीं, तो वो सोचते हैं शायद मैं नींद में ही बोल रही थी और मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है। वो डिनर करके बेड पर सो जाते हैं। देर रात को मेरी नींद खुलती है और मुझे ज़ोरों की भूख लगी थी। मैं किचन में जाती हूँ और बचा हुआ खाना खा लेती हूँ। फिर भी मेरी भूख शांत होने का नाम भी नहीं ले रही थी। तभी मुझे बाहर खिड़की में बैठे कुछ कबूतर नज़र आते हैं और मैं झट से खिड़की खोलकर एक कबूतर को पकड़ लेती हूँ और उसकी गर्दन मरोड़कर उसका सिर अलग कर देती हूँ और एक ही बार में उसका सिर अपने मुंह में डालकर चबा चबा कर खाने लगती हूँ और फिर कबूतर का सारा मांस भी खा जाती हूँ। कबूतर को खाने के बाद मैं बेडरूम में जाकर सो जाती हूँ। अगली सुबह मम्मी जी के चीखने से सभी जाग जाते हैं। वो किचन से चिल्ला रही थीं। सब दौड़कर रसोई में पहुँचते हैं। किचन में सब जगह कबूतर के पंख और खून फैला हुआ था। मम्मी जी ने साड़ी के पल्लू से अपना नाक बंद किया हुआ था। रिद्धि ये सब देखकर उल्टी कर देती है। मैं आश्चर्य से ये सब देख रही थी, पर मुझे रात का कुछ भी याद नहीं था। पापा जी कहते हैं, ज़रूर रात को किचन की खिड़की खुली होगी
तो कोई बिल्ली कबूतर लेकर यहाँ आ गई होगी। बस आगे से ध्यान रखना। तुम सब बाहर जाओ, मैं यहाँ की साफ सफाई करता हूँ। कबीर ऑफिस के लिए तैयार होकर चले जाते हैं। मैं मम्मी जी से कहती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ? मम्मी जी हाँ बोलती हैं और मैं फिर से कमरे में आकर सो जाती हूँ। शाम को कबीर घर वापस आते हैं और पूछते हैं, शिवानी अब कैसा फील हो रहा है? मैं बस यही जवाब देती हूँ, पता नहीं कैसा फील हो रहा है, बस कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस पर कबीर कहते हैं, कल मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, परसों हम एक बार डॉक्टर शर्मा का ओपिनियन ले लेते हैं। मैं हाँ में सिर हिला देती हूँ। अगले सारे दिन मैं बस कमरे में ही बंद रहती हूँ। मम्मी जी और पापा जी को बहुत फिक्र हो रही थी, तो जब शाम को कबीर घर आते हैं तो मम्मी जी उनसे बोलती हैं, बेटा शिवानी को किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, आज 2 दिन हो गए हैं, उसने कुछ नहीं खाया, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कबीर कहते हैं, मैंने कल की डॉक्टर शर्मा की अपॉइंटमेंट ले ली है, कल को ही शिवानी को दिखा आऊँगा। ये बोलकर वो बेडरूम में आ जाते हैं और आज रात उन्होंने डिनर भी नहीं किया था और लगभग सारी रात मुझे ही देखते रहे। उन्हें सच में बहुत फिक्र हो रही थी। अगले दिन वो मुझे डॉक्टर शर्मा की क्लिनिक ले जाते हैं। डॉक्टर शर्मा मेरा चेकअप करते हैं, फिर कबीर से बोलते हैं, वैसे तो सब ठीक लग रहा है, ये कुछ विटामिन है और ये भूख बढ़ाने की मेडिसिन है, ये आप उनको देते रहना और अगर 2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ा तो वापस आप यहाँ पर आ जाना। कबीर डॉक्टर को धन्यवाद करके मुझे वापस घर ले जाते हैं। अगले दिन भी वो ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर ही मेरी देखभाल करते हैं, पर सारा दिन मैं फिर से कुछ नहीं खाती। अगर वो खाने के लिए फोर्स भी करते फिर भी गले के नीचे कुछ नहीं उतरता। रात को कबीर वही कुर्सी पर ही सो जाते हैं और आधी रात को मेरी नींद खुलती है और भूख के मारे मेरी जान निकल रही थी। मैं किचन में जाकर खाना देखती हूँ, पर खाने की सुगंध से मुझे कुछ होने लगता है और मैं वापस से खाना रख देती हूँ। तभी बाहर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है तो मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं झपट के कुत्ते को दबोच लेती हूँ और उसका सिर धड़ से अलग करके वहीं गार्डन में उसका खून पीने लगती हूँ। इतने में कबीर की नींद खुल जाती है और वो वॉशरूम में देखते हैं, पर मुझे वहाँ ना पाकर वो बाहर आते हैं और घर का मेन गेट खुला देखकर तेज़ी से बाहर आते हैं। वहीं एक कोने में बैठी मैं कुछ तेज़ी से खा रही थी और वो मेरे पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कुछ बोलने ही को होते हैं। तभी मैं मुड़कर गुस्से से उन्हें देखती हूँ। मेरे हाथ में वही मरा हुआ कुत्ता था और मैं उसे नोच नोच कर खा रही थी। मेरा पूरा चेहरा खून से सना हुआ था और मेरी आंखें लाल और बड़ी लग रही थीं। कबीर पीछे हटते हुए वहीं पर गिर जाते हैं, फिर जल्दी से उठकर घर के अंदर दौड़ते हैं और मम्मी जी और पापा जी को जगाते हैं। उन्हें लेकर वो धीरे धीरे मेरे पास आते हैं और ये देखकर डर के मारे सभी की सांसें ही मानो रुक गई थीं। मेरा पूरा चेहरा और कपड़े खून से सने हुए थे और मैं किसी वहशी जानवर की तरह उन सब की परवाह ना करते हुए उस कुत्ते को नोच कर खा रही थी। माँ ने डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और ये सुनते ही मुझे क्या हुआ कि मैं वो कुत्ता उठाकर कमरे में भाग जाती हूँ। कबीर तो जैसे सदमे में ही थे कि पापा जी ने झंझोर कर उन्हें हिलाया। कबीर जल्दी से संदीप भैया को फ़ोन कर अभी के अभी यहाँ आने के लिए बोलते हैं। संदीप भैया जल्दी से सरला मौसी, मौसाजी और श्रद्धा भाभी के साथ हमारे घर आ जाते हैं। मम्मी जी सबको सारी बात बताती हैं। संदीप भैया और मौसी कमरे में जाने की कोशिश करते हैं, पर कबीर ने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। भैया की होल से अंदर देखते हैं कि मैं अभी भी उस कुत्ते को खा रही थी और मेरे चेहरे पर ऐसी वहशियत उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। मौसी पूछती है, पिछले कुछ दिनों में शिवानी कहीं अनजान जगह गई है क्या, या फिर घर में कोई अजनबी आया हो, या कुछ भी अजीब हुआ हो घर में? इस पर कबीर बोलते हैं, जब शिवानी की तबीयत खराब हुई उससे कुछ दिन पहले तक वो फिर से बहुत खुश थी। हम सब की तो जैसे जान में जान आ गई थी कि फाइनली सब ठीक हो रहा है। और एक दिन शिवानी ने बताया कि उसको रोहन मिलने आता है। मुझे तो यही लगा कि ये सब उसका वहम है और मैंने उसे ये बोलकर सोने को कह दिया कि रोहन हमें छोड़कर जा चुका है और वो बार बार इस बारे में मत सोचे। उसी रात शिवानी रात को बेहोश हो गई। मैंने सोचा शायद काम के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है। कल मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर डॉक्टर शर्मा के पास भी उसे ले गया और आज रात ये सब हो गया। ये बोलते ही वो रोने लगते हैं।
संदीप भैया उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। मम्मी जी पूछती हैं, तुमने पहले ही ये सब हमें क्यों नहीं बताया? क्या रोहन की आत्मा ने शिवानी के शरीर पर कब्जा कर लिया है? तो मौसी कहती हैं, शायद हो सकता है, या फिर शिवानी पर किसी दूसरी आत्मा का साया है। जो भी हो, मुझे दीदी और जीजाजी को बताना होगा। इसके बाद मौसी माँ और पिताजी को फोन करके बुला लेते हैं। अमन जितना जल्दी हो सके गाड़ी चला के हमारे घर आ जाते हैं। माँ सारी बात सुनकर रोने लगती है। पिताजी कबीर से कहते हैं, क्या मैं शिवानी को देख सकता हूँ? इस पर मौसी बोलती है, अच्छा होगा अगर आप शिवानी को इस हालत में ना ही देखें। पर पिताजी के जोर देने पर कबीर उन्हें की होल से देखने को बोलते हैं। मैं बस कोने में बैठी पागलों की तरह कुछ बड़बड़ा रही थी। पिताजी की आंखों में ये सब देखकर आंसू आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं, मुझे गांव में अपने कुल पुरोहित जी को फोन करना होगा, अब वही कोई रास्ता बता सकते हैं। पिताजी पुरोहित जी को फोन करके सब कुछ बता देते हैं। पुरोहित जी दोपहर तक पहुंचने का बोलते हैं। सारी रात आंखों में निकल जाती है और सुबह जैसे मैं नींद से जागती हूँ। अपने चेहरे और कपड़ों पर खून लगा देखकर मैं जोर से चिल्लाती हूँ। सब जल्दी से बेडरूम की तरफ दौड़ते हैं। कबीर दरवाज़ा खोलकर अंदर आते ही मुझे गले लगा लेते हैं। मैं बस बदहवास सी रो रही थी और पूछती हूँ, क्या मैंने कुछ गलत किया है? बताओ ना, मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। माँ मुझे इस हालात में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर कबीर कहते हैं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और वो माँ और मम्मी जी को इशारा करते हैं। दोनों मुझे लेकर वॉशरूम में चली जाती है और मुझे नहलाने लगती है। मैं एक डरे सहमे बच्चे की तरह वहीं वॉशरूम में खड़ी रहती हूँ और वो मुझे नहला देती है और कपड़े पहनाकर बाहर ले आती है। मैं बस बेड पर बैठी हुई सबको शून्य सी देखती रहती हूँ। कबीर वहीं कुर्सी पर बैठे हुए थे और माँ मेरी बगल में ही बैठी थी। इसी तरह दोपहर हो जाती है और दरवाजे पर डोरबेल बजती है। बाहर पुरोहित जी अपने 2 शिष्यों के साथ आए थे। उनके अंदर आते ही मुझे बेचैनी होने लगती है और मैं जोर जोर से चिल्लाती हूँ। पुरोहित जी सभी को बाहर जाने को बोलते हैं और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सभी पुरोहित जी के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कबीर सारी बात पुरोहित जी को बताते हैं और पूछते हैं, क्या शिवानी पर हमारे रोहन का साया है? इस पर पुरोहित जी कहते हैं, नहीं, ये तुम्हारा रोहन नहीं है और मुझे अपनी विद्या से ये ज्ञान हो गया है कि उसकी आत्मा अब भगवान के चरणों में है। ये कुछ और है, कुछ बहुत ही नकारात्मक, कुछ बहुत ही भयानक। मुझे ये पता लगाना होगा कि यह कौन है और उसने शिवानी पे क्यों कब्जा किया है। पुरोहित जी कुछ देर ध्यान लगते हैं, फिर बोलते हैं, मुझे शिवानी से बात करनी होगी। वो दुष्टात्मा शिवानी को अपने साथ ले जाने के लिए ही आई है। मुझे पता तो नहीं चला कि वो कौन है, पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो रोहन नहीं है, बल्कि किसी 24-25 साल के आदमी की आत्मा है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। पुरोहित जी अपने शिष्यों के साथ कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं और मैं उन्हें गंदी गंदी गालियाँ देने लगती हूँ। ये देखकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। पुरोहित जी मुझे खींचकर कमरे से बाहर बैठक में ले आते हैं और फर्श पर बिठा देते हैं और उनका एक शिष्य मेरे चारों तरफ किसी राख से एक घेरा बना देता है। मेरे शरीर पर मेरा तो कोई कंट्रोल नहीं था, पर अंदर ही अंदर एक कोने में मुझे ये सब महसूस हो रहा था कि क्या हो रहा है। मैं बस लगातार पुरोहित जी को गालियां बक रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। फिर पुरोहित जी ने कोई भस्म मेरे ऊपर फेंकी और मैं दर्द से तड़प उठी। फिर पुरोहित जी बोलते हैं, अगर तू चुप रहेगा तो तुझे मैं कोई कष्ट नहीं दूंगा। मैं चुप हो जाती हूँ। पुरोहित जी एक हवन की वेदी मेरे सामने बनाते हैं और कोई हवन शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो मंत्रों का अपने शिष्यों के साथ उच्चारण करने लगते हैं। फिर मेरी तरफ देखकर बोलते हैं, बता तू कौन है? क्यों तूने इस बच्ची के शरीर पर कब्जा किया है? देखते ही देखते मेरी आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरा बहुत ही भयानक हो जाता है और मैं जोर जोर से हंसने लगती हूँ। पुरोहित जी फिर से भस्म मेरे ऊपर फेंकते हैं और मैं दर्द से चीखती हूँ। सभी मेरा ये रूप देखकर डर जाते हैं। पुरोहित जी फिर से पूछते हैं, बता तू कौन है और क्यों शिवानी के शरीर पर कब्जा किया है? मैं अब एक आदमी की आवाज़ में बोलती हूँ, नहीं बताऊंगा। शिवानी अब मेरी है, अब जाकर मुझे वो मिली है
और मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। पुरोहित जी फिर से भस्म मेरे ऊपर फेंकते हैं और पूछते हैं, बोल तू कौन है? इस बार मैं भयानक आवाज में जवाब देती हूँ, विशाल। मेरा नाम सुनकर माँ, पिताजी और अमन चौंक जाते हैं। पिताजी पुरोहित जी और सबको विशाल के बारे में बताते हैं। ये सब सुनकर मेरे अंदर विशाल की आत्मा जोर जोर से हंसती है और मेरे पिताजी की तरफ देखकर बोलती है, बूढ़े, तूने मुझे पुलिस से पिटवाया था। फिर अमन की तरफ देखकर बोलती है, और तू अपने दोस्तों के साथ मिलकर तूने भी मुझे पीटा था। अब देख, मैं तुम सबके सामने शिवानी को अपने साथ ले जाऊंगा। माँ रोने लगती हैं। पुरोहित जी फिर बोलते हैं, तू मेरे होते हुए ऐसा नहीं कर सकता। पर तूने शिवानी के शरीर पर कब्जा किया कैसे? और इतने साल क्यों नहीं किया, और अभी ही क्यों? मेरे अंदर से विशाल बोलता है, मरने के बाद मैंने कई बार शिवानी को काबू में करने की कोशिश की, पर वो भगवान को मानने वाली एक निडर लड़की थी, तो मैं कोई भी कोशिश करता वो विफल हो जाती थी। मेरे देखते देखते शिवानी की जिंदगी में कबीर आया और उसकी शादी हो गई, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। उसने एक बच्चे को जन्म दिया, पर जब वो बच्चा मर गया तो शिवानी का मन विरक्त होने लगा और वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो गई थी। बस मैं इसी पल का इंतज़ार कर रहा था। मैंने शिवानी को यकीन दिलाया कि मैं उसका मारा हुआ रोहन हूँ। फिर सपनों में उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया। मैं अभी भी उसके शरीर पर अपने आप प्रवेश नहीं कर सकता था, तो मैंने सपने में रोहन का रूप लेकर उसे बताया कि वो मुझे उसके शरीर में आने की इजाज़त दे। वो बेचारी तो ये सोच रही थी कि वो रोहन को ये सब बोल रही है, और जैसे ही उसने हाँ बोला, मैंने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया, और अब वो मेरी है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर पुरोहित जी बोलते हैं, जो तेरे साथ हुआ उसका तू खुद जिम्मेदार है। शिवानी ने तो तुझे साफ बोल दिया था कि उसके मन में तेरे लिए कोई जगह नहीं, पर तू तो निरा मूर्ख, कुछ समझता ही नहीं। और देख, आज तू अपनी जिंदगी खत्म करने के बाद इस संसार में भूत बनकर भटक रहा है। जो कुछ भी हुआ उसमें शिवानी का कोई कसूर नहीं है, और मैं तुझे उसे तेरे साथ नहीं जाने दूंगा। तू अगर चुपचाप अभी शिवानी के शरीर से बाहर आ जाएगा तो मैं वादा करता हूँ तुझे मुक्ति दिलाने का प्रयास करूंगा, और अगर तू जिद पर अड़ा रहा तो महाकाल की सौगंध, तुझे मैं श्मशान के उस कोने में गाड़ दूंगा कि तू युगों युगों तक वहीं दफन रहेगा। इस पर विशाल बोलता है, मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, इसे मेरे साथ ही आना होगा, और मैं भी देखता हूं कि तू मेरे क्या कर लेगा। पुरोहित जी फिर से मंत्रोच्चार करना शुरू कर देते हैं। विशाल मेरे शरीर के अंदर तड़पने लगता है और मुझे ये महसूस होता है कि वो कमज़ोर पड़ रहा है। वो मेरे शरीर के साथ भागना चाहता है, पर राख के उस घेरे को पार नहीं कर पाता और थक हार कर बैठ जाता है, और पुरोहित जी से बोलता है, तू चाहे अभी मुझे इसके शरीर से निकाल दे, पर मैं फिर से वापस आऊंगा और इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इस पर पुरोहित जी बोलते हैं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा और मैं अभी तेरा इंतजाम कर देता हूं। ये बोलकर पुरोहित जी 7 सुपारी और एक नारियल हवन वेदी के पास रख देते हैं और फिर से मंत्रोच्चार करते हैं। मेरे मुंह से कोई काला धुआं निकलता है और उस नारियल में समा जाता है। मैं बेहोश होकर वहीं गिर जाती हूँ और पुरोहित जी कबीर से बोलते हैं, बेटा, ये अब सुरक्षित है, जाओ उसे बेड पर लिटा दो। बेचारी ने बहुत कुछ सहा है। कबीर मुझे उठाकर बेड में लिटा देते हैं और वापस पुरोहित जी के पास आ जाते हैं। पुरोहित जी एक काले कपड़े में वो सुपारी और नारियल रख देते हैं। अब रात के 11 बज चुके थे और वो कहते हैं, हमें अभी के अभी इस नारियल को शमशान में जाकर गाड़ना होगा। कबीर, अमन और संदीप भैया पुरोहित जी और उनके शिष्यों को श्मशान में ले जाते हैं। शिष्य पश्चिमी कोने में एक गहरा गड्ढा खोदते हैं और नारियल उस गड्ढे में रखकर वापस मिट्टी से भर देते हैं। पुरोहित जी मंत्रों से उस जगह को बांध देते हैं। घर आकर सभी सुकून की सांस लेते हैं। अब तक सुबह के 5 बज चुके थे और मेरी भी नींद खुल चुकी थी। मैं कमरे से बाहर आती हूँ और सभी मेरी तरफ देखने लगते हैं तो मम्मी जी बोलती है, बेटा, तू आराम कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बोलती हूँ, मम्मी जी, मुझे सब याद है कि क्या हुआ था। सब कुछ मैं एक बुरे सपने की तरह देख रही थी, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। मेरी वजह से जो आप सबको जो तकलीफ हुई है,
मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। ये सुनकर कबीर दौड़कर मुझे गले लगा लेते हैं। ये तुम क्या बोलती हो? मैं तो खुश हूं कि मेरी शिवानी मेरे पास वापस आ गई है। ये देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं सच में बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसा परिवार मिला जो हर कदम पर मेरे साथ चलता है। आज इस हादसे को हुए 15 साल हो गए हैं। भगवान की कृपा से आज मेरा एक बेटा और एक बेटी है, और कबीर पहले की तरह मुझे आज भी उतना ही प्यार करते हैं। रोहन को मैं कभी भी भुला नहीं सकती, पर पुरोहित जी के बताने पर मुझे इस बात का संतोष है कि वो अब प्रभु के चरणों में है। अपने बच्चों को खोने का दुख माता पिता ही जानते हैं, पर इस हादसे ने मुझे सिखाया कि ये दर्द कम तो नहीं हो सकता, पर इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। पता नहीं कौन सी नकारात्मक शक्तियां हमारे कमजोर होने की ताक में हो। तो दोस्तों, ये थी शिवानी की कहानी, जिसे मैंने अपने शब्दों में आपको सुनाया। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वालों के साथ कुछ डरावना या पैरानॉर्मल घटित हुआ है तो आप कमेंट में या ईमेल में हमारे साथ शेयर करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी उस घटना को हम अपने शब्दों में कहानी के रूप में सबके साथ शेयर करें। और हाँ, आप अपना नाम और आप किस शहर या गांव से हैं ये भी बताएं, ताकि हम बाकी सुनने वालों के साथ शेयर कर सकें कि यह कहानी हमें किसने बताई है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। हम आपके कमेंट हमेशा पढ़ते हैं और इसी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी मेहनत करें। इसी के साथ हम आपसे इस वादे के साथ विदा लेते हैं कि फिर से एक और कहानी के साथ वापस आएंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और खुश रहें।